नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया गई हुई है। ऑस्ट्रेलिया पहुंच के जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में पहला टेस्ट तो वो बहुत ही आसानी से जीत लिए और उसके बाद लगने लगा कि पूरी 5 मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम कम से कम 3 मैच तो जीत ही लेगी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए काबिल हो जाएगी। लेकिन बीसीसीआई के बेवकूफ़ सिलेक्शन कमेटी और यहाँ के सीनियर खिलाड़ी, जिन्हें के ऊपर देश के दामोदार रहता है कि झंडा और उसका सम्मान बढ़ाएंगे, वो अपने अड़ियल रवैये से कभी भी बाज नहीं आते। जो खिलाड़ी खेल नहीं रहा है या कुछ दिन का ब्रेक लिया है अपने पर्सनल कार्य से, उसे अचानक ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं और वहाँ पे वो दूसरे ही मैच से खेलना शुरू कर देता है बतौर कप्तान। ऐसा क्या ज़रूरत है? और ऊपर से उसको मालूम भी है कि वो फॉर्म में नहीं है। तो देश के गरीबी में आटा गीला जैसे कहावत है, उसी तरह जब देश की टीम जीत रही है तो एक इंसान जो पूरी तरह फॉर्म में भी नहीं है और पूरी तरह समर्पित भी नहीं है इस श्रृंखला के लिए, तो उसे फिर दूसरे टेस्ट में कप्तानी क्यों दे दी जाती है? जिसका वजह ये हुआ कि दूसरा टेस्ट हार गई। तीसरा टेस्ट में भी भारतीय टीम की लचर प्रदर्शन था। उसके उपरांत भी बारिश और इंद्रदेव की सहायता से किसी तरह मैच ड्रॉ करा दिए। आज चौथा मैच का रिजल्ट भी आ गया। इस रिजल्ट के आने के बाद भारतीय टीम 2-1 से पीछे हो गई है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टूर्नामेंट से भी समझिए लगभग बाहर हो चुकी है। अब डिपेंड करेगा, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तब शायद इनको चांस मिल जाए। लेकिन मेरा जो मूल ज़रूरी बात थी वो ये थी कि जब आप देश के लिए खेलते हैं तो आप जब तक अपने आप में नहीं देखते कि आप 100% दे पा रहे हैं या देश के लिए 100% अपना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, तो आप बिना मतलब का टीम के 11 सदस्यों में क्यों शामिल हो जाते हैं? ये आपका पर्सनल कॉल होना चाहिए किसी भी खिलाड़ी का कि वहाँ पे देश के सम्मान के लिए अपने अहंकार को त्याग करके अच्छे फॉर्म होने पे ही जाके वहाँ पे टेस्ट टीम में अपनी जगह बनानी चाहिए। यदि आपका फॉर्म ख़राब है तो आप डोमेस्टिक सीजन खेलें, काउंटी खेलें, अन्य कहीं जाके प्रैक्टिस करें, बढ़िया से अपनी कमियों को दूर करें, फिर मैच प्रैक्टिस करने उतरें। लेकिन ये बीसीसीआई के गधे जो सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं तथा जो पुरानी इनके 1-2 इनिंग्स को देख के बॉम्बे वाले खिलाड़ियों की इतनी वाहवाही करते हैं बॉम्बे के कमेंटेटर, उनके तथा उनकी सोच के अनुसार इन्हें टीम में मौका दे दिया जाता है और अच्छे खिलाड़ी जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें बाहर रख दिया जाता है। इसी वजह से टीम की ये परिस्थिति उत्पन्न होती है। चौथे टेस्ट को देखते हुए पूरी तरह ये समझ में आ गया कि यहाँ पे 11 खिलाड़ियों में बस 3-4 खिलाड़ी ही देश के लिए खेल रहे थे, बाकी तो सब ऑस्ट्रेलिया में ट्रिप मनाने गए हुए हैं। यदि आप किसी भी टीम के बॉलरों की प्रदर्शन के आधार पर चयन करते हैं तो उस टीम के बल्लेबाजों पे भी यही मापदंड होना चाहिए। प्रदर्शन के आधार पर चुनना ही मापदंड का एक विकल्प कोई नहीं हो सकता। जिसका प्रदर्शन अच्छा है उसे टीम में रखना चाहिए। विराट कोहली और रोहित शर्मा, सबसे पहले रोहित शर्मा को लेते हैं। वो इस सीरीज में 3 मैच खेले हैं और तीनों मैच में एकाक बार ही दहाई का अंक पार किए हैं। यदि आप एक बॉलर को टीम में लेते हैं और वो 2 विकेट से कम विकेट लेता है, तब उसको आप बाहर का रास्ता दिखाकर दूसरे बॉलर को आजमाने लगते हैं। तो रोहित शर्मा को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्या उन्हें खुद से बाहर बैठ के अपने अच्छे खिलाड़ी को अंदर नहीं करना चाहिए? रोहित शर्मा का बोझ क्यों ढोया जा रहा है?
विराट कोहली का बोझ क्यों टीम में ढोया जा रहा है। ये दोनों का प्रदर्शन पूरे सीरीज में, विराट कोहली एक बैटिंग ट्रैक पे 1 सेंचुरी मारे हैं, उसके अलावा उनका कोई भी खास प्रदर्शन नहीं रहा है। इसके अलावा शुभमन गिल को बाहर किया गया, वो ठीक था क्योंकि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। तो इसी तरह रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी बाहर बैठाना चाहिए था, और नहीं तो उनका प्रदर्शन के आधार पे ही उनको चयन करना चाहिए। विपक्षी टीम का कप्तान जो हैं वो अपना प्रदर्शन बॉलर होते हुए बैट से भी बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। उन्होंने इस टेस्ट मैच में 40-40 रन की 2 पारियां खेली तथा साथ में उन्होंने कम से कम 9 से 10 विकेट भी लिए हैं। वहीं क्षमा करिएगा 4 से 5 विकेट लिए हैं। वो अपने हिसाब से अपने टीम के सफलता के लिए बहुत आगे बढ़े हैं और अपना जिम्मेदारी बहुत खूबी से रूप से मनाएं। रोहित शर्मा पहले तो कप्तानी में पूरी तरह से कच्चे और गच्चे साबित हुए, जो नंबर 10 के खिलाड़ियों के संग 60 रन का पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया लगा लेती है, जिसकी वजह से ही मैच में वो पीछे हो जाते हैं। उसी 60 रन को बनाने में इनके 3 प्रमुख खिलाड़ी खासकर रोहित, राहुल और विराट कोहली पवेलियन लौट जाते हैं मात्र 33 रनों पे। फिर उसके बाद पंत और साथ में यशस्वी जायसवाल खेलते हैं। यशस्वी अपने उम्र से अधिक परिपक्वता दिखाते हुए बहुत अच्छे स्कोर भी किए, साथ में बहुत समय भी व्यतीत किया और सबसे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए, जो कि थर्ड एम्पायर एक बहुत ही घटिया अपना तर्क देते हुए उन्हें आउट कोशिश किया। जब उनके बैट का इनसाइड एज स्कैनोमीटर पे नहीं दिखाई दिया, उसके बाद भी उनको आउट किया गया। ये एक बहुत घटिया किस्म की खेल भावना थी। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में कोई भी सही और ईमानदारी से जीतने की क्षमता नहीं दिखाई है, न ही वो किसी गलत निर्णय को अपनी गलती मान के या उन्हें बुला के दोबारा बैट कराने में ही उनकी दम है। तब पर भी हमारे देश के खिलाड़ी खुद ही हारने के लिए ललायित रहते हैं। जडेजा इत्यादि का जो भी था वो पहले इनिंग्स में खराब खेले ही नहीं थे, वो थोड़ा बहुत इस इनिंग्स में खराब खेले, जिनको 20-25 ओवर बचाना था वो नहीं बचा सके। लेकिन सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो रोहित शर्मा की कप्तानी और बैटिंग की। रोहित शर्मा विराट कोहली जैसे 2 दिग्गज बल्लेबाज अपने आप को मानते हैं, तो कम से कम उन्हें 100 गेंदें खेलनी चाहिए थी, कम से कम 40-40 रन तो बनाना ही चाहिए था। यदि ये नहीं बना पाए हैं तो उन्हें अपने आप को पूरी तरह से सिद्ध करने के लिए 5वां टेस्ट नहीं खेलना चाहिए। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्हें खुद ही इससे अलग हो जाना चाहिए और नए पीढ़ी को मौका देना चाहिए। हारने की स्थिति तो दोनों ही तरह बनती है। हाँ, नए लोगों में कम से कम इतना होता है कि वो जीतने की जज्बा रखते हैं और प्रदर्शन के भूखे होते हैं, बड़े मंच पे अपना नाम चाहते हैं, जैसे नीतीश रेड्डी ने दिखाया और सेंचुरी मारे। इसके अलावा बाकी के मैचों में भी वो 40-40 का रन का कंट्रीब्यूशन भी किए प्रत्येक इनिंग्स में, और सेकंड हाईएस्ट स्कोरर के रूप में भी भारतीय टीम की तरफ से वो इस सीरीज में हैं। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने से ही टीम अच्छी परिस्थिति में पहुंचेगी। बुढ़ों को रख के या उनके नाम को लेके भुनाने वाले खिलाड़ियों को रख के कोई फ़ायदा नहीं है। जय हिंद।